आकाश चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है। मैं हूं एचबी कमेचलिया और आज हम एसी जनरेटर की इस वीडियो सीरीज का तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। तीसरा टॉपिक का नाम है ब्रशलेस जनरेटर। ब्रशलेस जनरेटर को अच्छी तरह समझने से पहले अभी तक आपने क्या पढ़ा इसके बारे में अच्छी तरह जानकारी ले लेते हैं। पहला जो टॉपिक है वो फील्ड। फील्ड से मतलब है कि मैग्नेटिक रेखाएं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने वाली रचनाएं। अब जो पोल के रिलेटेड बात होती है तो फील्ड पोल बोला जाता है, करंट के रिलेटेड बात होती है तो फील्ड करंट बोला जाता है, और वाइंडिंग के बारे में जो बात होती है तो फील्ड वाइंडिंग बोलते हैं। कुल मिला के फील्ड में या मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने की जो रचना है इसमें तीन बातें आती हैं। दूसरा जो पॉइंट है वो आपने देखा आर्मेचर। आर्मेचर से मतलब है कि जिस वाइंडिंग में अल्टरनेटर की जिस वाइंडिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, यानी कि जिस वाइंडिंग से हम करंट ड्रॉ करते हैं उस वाइंडिंग को आर्मेचर बोला जाता है। अब अभी तक का जो अल्टरनेटर आपने पढ़ा वो दो टाइप के अल्टरनेटर थे। पहला जो अल्टरनेटर था वो स्टैटिक आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड, यानी कि जिस अल्टरनेटर में आर्मेचर जो स्थिर होता है, जिनमें से हम वोल्टेज ड्रॉ करते वो वाइंडिंग स्थिर होता है, और एक्साइट करने वाला जो वाइंडिंग है वो रोटेटिंग होता है। तो उस टाइप का जो अल्टरनेटर होता है उसको स्टैटिक आर्मेचर और रोटेटिंग फील्ड बोलते हैं। रोटेटिंग फील्ड होता है तब जाके रोटर के शाफ्ट के ऊपर फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई देने के लिए दो स्लिप रिंग की जरूरत पड़ती है। अब दूसरा टाइप का जो अल्टरनेटर है वो रोटेटिंग आर्मेचर और स्थिर फील्ड है। जब स्थिर फील्ड है तो उसको तो स्टेटर में सीधा ही वोल्टेज सप्लाई दिया जाता है, लेकिन जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो रोटर पे होता है। इसलिए इस प्रोड्यूस वोल्टेज को बाहर लाने के लिए थ्री फेज होता है, इसलिए तीन स्लिप रिंग की जरूरत होती है। तो कुल मिला के दो टाइप के अल्टरनेटर के बारे में आपने पढ़ा। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस दोनों टाइप के अल्टरनेटर है उनका कॉम्बिनेशन स्वरूप, यानी कि ब्रशलेस अल्टरनेटर। ध्यान से सुनिए क्या बोला मैंने। ऊपर दोनों टाइप का जो अल्टरनेटर दिया है उसका कॉम्बिनेशन स्वरूप, यानी कि ब्रशलेस अल्टरनेटर। अब एक पूरा वीडियो आप ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे, तब जाके मैं उसका मीनिंग नहीं बताऊं तो भी आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि उसको ब्रशलेस अल्टरनेटर या तो दोनों का कॉम्बिनेशन स्वरूप क्यों कहा है। अब हम मेन पॉइंट पे आते हैं, यानी कि आज के जो टॉपिक है वो ब्रशलेस अल्टरनेटर। ब्रशलेस अल्टरनेटर को समझने के लिए सबसे पहले हम उसके पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और बाद में क्रमशः एक एक करके उसके पार्ट्स कैसे जुड़े होते हैं वो देखते जाएंगे। ब्रशलेस अल्टरनेटर में मेन 6 पार्ट होता है। पहला जो उसका पार्ट है वो एक्साइटर फील्ड, दूसरा जो पार्ट है उसका एक्साइटर आर्मेचर, तीसरा पार्ट उसका है वो मेन फील्ड, चौथा जो पार्ट है उसका मेन आर्मेचर, पांचवा उसका जो पार्ट है वो डायोड वाली रेक्टिफायर सर्किट, और जो छठा उसका जो पार्ट है वो एवीआर यानी कि ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर। एवीआर अल्टरनेटर का एक्सटर्नल पार्ट है। अब अल्टरनेटर में इन्हीं सब पार्ट्स होते हुए कैसे अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उनको हम ग्राफिक के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने बताया कि अल्टरनेटर में एक एक्साइटर फील्ड वाइंडिंग होता है। अब ये एक्साइटर फील्ड वाइंडिंग में ऐसी वाइंडिंग की होती है और इसके दो सिरे कुछ ऐसे ही बाहर निकाला जाता है। अब ये जो दोनों सिरों है एक्साइटर फील्ड वाइंडिंग के उसको एवीआर के साथ जोड़ दिया जाता है। जैसे एवीआर से एक्साइटर फील्ड वाइंडिंग को सप्लाई मिलेंगी तब उसके वाइंडिंग में करंट प्रवाहित होने लगेगी, जिनकी वजह से कुछ ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेंगे। अब अल्टरनेटर की रचना के हिसाब से ये जो एक्साइटर फील्ड वाइंडिंग है उसके बीच में एक कॉमन शाफ्ट पे आर्मेचर माउंट किया होता है और उस आर्मेचर के ऊपर 3 फेज का वाइंडिंग किया होता है, और इस वाइंडिंग में से कुछ इस तरह 3 सिरे बाहर निकाला जाता है। अब
ध्यान से सुनिए और देखिए कि जब अल्टरनेटर के साथ जुड़ा हुआ प्राइम मूवर चालू होता है तब एक एक्साइटर आर्मेचर है वो घूमने लगता है। क्यों एक्साइटर आर्मेचर घूमेगा? क्योंकि वो अल्टरनेटर और जो प्राइम मूवर की कॉमन शाफ्ट होती है उसके साथ जुड़ी हुई होती है, इसलिए वो घूमने लगती है। जैसे एक्साइटर आर्मेचर घूमता है तब एक्साइटर फील्ड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है उनको काटती है, तब जाके फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार एक्साइटर आर्मेचर वाइंडिंग में वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है, और वो भी एक्साइटर पे 3 फेज का वाइंडिंग किया हुआ होता है, इसलिए उसमें 3 फेज वोल्टेज कुछ ऐसे ही प्रोड्यूस हो जाती है। और अब रचना के हिसाब से ये जो 3 फेज वाइंडिंग है उनको रेक्टिफायर सर्किट के इनपुट में जोड़ा जाता है, और जिनकी वजह से ये जो 3 फेज वोल्टेज होता है वो डीसी में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए 3 फेज वोल्टेज कन्वर्टेड इनटू डीसी। अब यहाँ पे मैं 2 पॉइंट पे आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूं। पॉइंट नंबर 1, ये जो एक्साइटर आर्मेचर में 3 फेज वोल्टेज उत्पन्न हुआ है उनको डीसी में बदलने की क्या जरूरत हुई? क्योंकि एसी जो वोल्टेज होता है उनके द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है वो पल्सेटिंग टाइप की होती है, यानी कि स्टेबल नहीं होती है। इसकी वजह से पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होता है, इसलिए एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की जरूरत हुई, क्योंकि डीसी में एसी की कंपैरिजन में स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दूसरी बात है कि जो रेक्टिफायर सर्किट है, ज्यादातर अल्टरनेटर में रेक्टिफायर सर्किट के आउटपुट में एक वेरिएस्टर जुड़ा हुआ होता है। कभी कभी क्या होता है कि प्राइम मूवर की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तब जाके अल्टरनेटर में जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो बढ़ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्टरनेटर के साथ जो लोड जुड़े हुए होते हैं वो लोड में बहुत सारा चढ़ाव उतार रहता है, कभी एकदम लोड कम हो जाता है, तब जाके अल्टरनेटर में वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इस सर्ज वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए रेक्टिफायर सर्किट के पैरेलल में एक वेरिएस्टर लगाया जाता है। अब आगे ध्यान से देखिए कि जब एक डीसी वोल्टेज रेक्टिफायर सर्किट के आउटपुट में मिलता है, उनको जो मेन फील्ड होता है उसके साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे कि कुछ ऐसे ही। अब जैसे ही मेन फील्ड को डीसी वोल्टेज मिलता है तब डीसी वोल्टेज की वजह से मेन फील्ड में करंट प्रवाहित होने लगती है, और जैसे ही करंट प्रवाहित होने लगती है तब जाके मेन फील्ड के इर्द गिर्द ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। देखिए मेन फील्ड जो है उसको डीसी सप्लाई मिला है और उसके अगल बगल में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई है। अब मेन फील्ड पोल के ऊपर, यानी कि बॉडी के परिवर्ती इनर भाग में आर्मेचर पोल, मेन आर्मेचर पोल फिक्स किया हुआ होता है, उसके ऊपर मेन आर्मेचर वाइंडिंग किया हुआ होता है। जब मेन फील्ड शाफ्ट के साथ घूमने लगता है तब जाके मेन फील्ड के द्वारा जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ होता है वो भी घूमने लगती है, और जो मेन आर्मेचर का मोटे मोटे कंडक्टर होते हैं उनके द्वारा कटी जाती है, जिनकी वजह से दोबारा फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार मेन आर्मेचर वाइंडिंग में 3 फेज वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है। ये 3 फेज वोल्टेज को पहले कनेक्टिंग लीड की जरिए टर्मिनल बॉक्स में लिया जाता है, उसके बाद टर्मिनल बॉक्स से कोई भी कंट्रोलिंग डिवाइस, सपोज एसीबी, कोई भी स्विच के द्वारा लोड को सप्लाई की जाती है। अब दूसरी बात, जो अल्टरनेटर के टर्मिनल बॉक्स होते हैं उन्हीं में से एवीआर के हिसाब से, एवीआर अलग अलग तरीके का आता है। कोई एवीआर के इनपुट में सिंगल फेज देना होता है, कोई एवीआर के इनपुट में 2 फेज होता है, तो कोई एवीआर 3 फेज का भी होता है। जैसा एवीआर यूज करते वैसे ही सप्लाई लेके, टर्मिनल बॉक्स से सप्लाई लेके एवीआर को दिया जाता है, ताकि एवीआर क्या करता है, उत्पन्न अल्टरनेटिंग 3 फेज वोल्टेज को सेंस करता है। वोल्टेज कम प्रोड्यूस हुआ है, वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है, वो सब बातें वो सेंस करता है और उसके हिसाब से आउटपुट तैयार करता है। अब ये जो एवीआर का आउटपुट होता है वो जो एक्साइटर फील्ड को दिया जाता है,
तो क्या होता है कि एक्साइटर फील्ड में एवीआर के हिसाब से उसमें करंट बहती है, कम या ज्यादा। जो वोल्टेज ज्यादा प्रोड्यूस होता है तो करंट कम होती है, और वोल्टेज कम प्रोड्यूस होता है तो करंट ज्यादा होती है। और वैसे ही आउटपुट जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है उसको कंट्रोल किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि आज हम ब्रशलेस यानी कि दो टाइप के अल्टरनेटर के कॉम्बिनेशन टाइप के अल्टरनेटर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो अब समझ गए होंगे कि मैंने ब्रशलेस अल्टरनेटर क्यों बोला। देखिए, इसमें फील्ड को एक्साइट करने के लिए और उत्पन्न अल्टरनेटिंग वोल्टेज को कलेक्ट करने के लिए, दोनों काम के लिए कहीं पे भी ना तो स्लिप रिंग की जरूरत हुई ना तो ब्रश की जरूरत हुई। इसलिए इस टाइप के जो अल्टरनेटर है उसको ब्रशलेस अल्टरनेटर कहते हैं। दूसरी बात, दूसरा एक जो शब्द था वो कॉम्बिनेशन टाइप का अल्टरनेटर। क्यों कॉम्बिनेशन? रोटेटिंग फील्ड टाइप के आर्मेचर होता है या रोटेटिंग आर्मेचर टाइप के अल्टरनेटर होता है। इसमें दोनों में एक ही फील्ड होता है और एक ही आर्मेचर होता है। ये जो अल्टरनेटर है, ब्रशलेस अल्टरनेटर है, उसमें दो फील्ड होता है और दो आर्मेचर होता है। एक जो आर्मेचर है वो स्थिर होता है और दूसरा आर्मेचर घूमता है। वैसे फील्ड में भी वैसे ही होता है, एक फील्ड होता है वो स्थिर होता है और दूसरा फील्ड होता है वो घूमता है। यानी कि दोनों टाइप के अल्टरनेटर का एक कॉम्बिनेशन स्वरूप है। फ्रेंड्स, उम्मीद रखता हूं कि इस ग्राफिक और इस डिस्कस से आपने अल्टरनेटिंग वोल्टेज प्रोड्यूस करने वाले ब्रशलेस अल्टरनेटर के बारे में अच्छी तरह जानकारी पाई होगी। और जानकारी के लिए देखिए एक प्रैक्टिकल वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, ग्राफिक के जरिए आपने ब्रशलेस अल्टरनेटर को अच्छी तरह सीखा। अब ब्रशलेस अल्टरनेटर का मेन 5 पार्ट होता है। एक होता है जो एक्साइटर फील्ड, जिनको हम एक्साइटर स्टेटर भी कहते हैं। दूसरा होता है एक्साइटर आर्मेचर, जिनको हम एक्साइटर रोटर भी कहते हैं। तीसरा जो होता है वो मेन फील्ड, जिनको हम रोटर फील्ड भी कहते हैं। और जो चौथा पार्ट उसका होता है उसको बोलते हैं हम मेन आर्मेचर, यानी कि आर्मेचर स्टेटर भी कहते हैं। पांचवा जो ब्रशलेस अल्टरनेटर का पार्ट है वो एवीआर होता है, जो कि ये अल्टरनेटर का एक्सटर्नल पार्ट है। तो सबसे पहले हम एक्साइटर फील्ड को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये वाला जो है वो एक्साइटर फील्ड है। ये एक्साइटर फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए बनाया जाता है। जैसे ही एक्साइटर फील्ड को एवीआर से, ये जो एक्साइटर फील्ड का दो F1 और F2 उसका कनेक्टिंग टर्मिनल है, जैसे ही ये कनेक्टिंग टर्मिनल में एवीआर से करीबन 50, 60, 70, 100 जितना वोल्टेज मिलेगा, तब जाके इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देखिए, आप देख रहे हैं कि ये जो एक्साइटर फील्ड है उसका अभी रेजिस्टेंस कुछ दिखा रहा है, यानी कि वो पूरा का पूरा एक कॉइल है। अभी इसमें एक आप देख रहे हैं कि करीबन 24.2 ओम्स जितना रेजिस्टेंस दिखा रहा है। अब जाके जब एवीआर से उनको सप्लाई मिलेगी तब इनमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और इसके बीच में ये जो फील्ड है इसके बीच में एक्साइटर आर्मेचर आएगा, बीच में ऐसे शाफ्ट पे लगा हुआ एक्साइटर आर्मेचर आएगा। देखिए फ्रेंड, दूसरा जो ब्रशलेस अल्टरनेटर का पार्ट है वो एक्साइटर आर्मेचर, ये वाला जो है वो एक्साइटर आर्मेचर है। एक्साइटर आर्मेचर में 3 फेज का वाइंडिंग किया होता है और वो तीनों फेज के वाइंडिंग के 6 सिरे डायोड में लगा दिया जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी कि 6 डायोड लेके एक ब्रिज रेक्टिफायर सर्किट बनाया जाता है। और जो ये एक्साइटर आर्मेचर का 6 सिरा डायोड के प्लेट में दिया जाता है। अब डायोड क्या काम करता है? रेक्टिफायर सर्किट जो होती है वो एसी में से डीसी में कन्वर्ट करती है। तो ये जो दूसरा पार्ट है वो ब्रशलेस अल्टरनेटर का एक्साइटर आर्मेचर, यानी कि जो फील्ड इसके ऊपर फील्ड जुड़ी रहती है, जो फील्ड हमने पहले पार्ट में दिखाया था वही फील्ड इसके ऊपर जुड़ी रहती है। फील्ड को सप्लाई मिलेगा एवीआर से, तब जाके फील्ड में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा।
चुंबकीय रेखाएं प्रोड्यूस होगी और ये जो आर्मेचर है, आर्मेचर के कंडक्टर से वो कटेगी, तब जाके फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल्स के हिसाब से ये आर्मेचर में वोल्टेज प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये वोल्टेज है वो एसी वोल्टेज होगा। अब एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए इसके साथ एक रेक्टिफायर सर्किट जोड़ दी जाती है। देखिए फ्रेंड, पहला वाला जो पार्ट्स आपने पढ़ा वो फील्ड यानी कि एक्साइटर फील्ड, दूसरा वाला जो पार्ट आपने पढ़ा वो एक्साइटर आर्मेचर। अब जाके ब्रशलेस अल्टरनेटर का तीसरा जो पार्ट है वो मेन फील्ड है। देखिए, मेन फील्ड का जो ये वाइंडिंग है वो मोटे मोटे तार से की हुई है, इसलिए की हुई कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रबल उत्पन्न हुए, इसलिए ये जो मेन फील्ड है उसका वाइंडिंग है वो मोटे तार से किया होता है। सपोज समझ लो कि कोई 4 पोल का एक वाइंडिंग किया हुआ है। अब जब ये जो एक्साइटर आर्मेचर होता है उनमें से जो डीसी आउटपुट मिलेंगे, ये डीसी आउटपुट ये दोनों सिरे पे मिलेंगे। अब ये डीसी आउटपुट को ये मेन आर्मेचर के साथ जोड़ दिया जाता है यहाँ, यानी कि इसको यहाँ पे जोड़ दिया जाता है। ये डायोड का आउटपुट है और ये जो मेन आर्मेचर है उसका इनपुट है, तो एक सिरे को यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, दूसरे सिरे को डायोड के नेगेटिव के साथ जोड़ दिया जाता है, यानी कि जो मेन फील्ड है उसको डीसी सप्लाई मिल जाता है। अब डीसी सप्लाई की क्या जरूरत थी? ऐसे तो ये जो एक्साइटर आर्मेचर था उसमें 3 फेज एसी वोल्टेज प्रोड्यूस होता है, लेकिन वो कमज़ोर होता है, वो ऐसे यूनिफॉर्म नहीं होता है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को यूनिफॉर्म करने के लिए यहाँ पे डायोड सर्किट जोड़ दी जाती है। कुल मिला के इतनी बात बोल सकते हैं कि जो आर्मेचर है उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हुआ है वो पावरफुल बनाने के लिए डीसी किया जाता है और डीसी को मेन जो आर्मेचर है उसको दिया जाता है, ताकि ये मेन आर्मेचर के अगल बगल में पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, जिनकी वजह से ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मेन जो स्टेटर होता है यानी कि मेन जो आर्मेचर होता है जिनमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है वो ज़्यादा कटे और उसमें ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस हुए। ये जो आर्मेचर है, ये जो मेन फील्ड है इसके अगल बगल में मेन आर्मेचर रहता है। अब जाके क्या होता है कि जैसे ही मेन फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, तब फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के हिसाब से जो इधर जो आर्मेचर रहती है ऐसे लगा के गोल रख के आर्मेचर रहती है उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाता है और 3 फेज वोल्टेज अपने को आउटपुट में मिलता है। चौथा पार्ट जो अपने देखने जा रहे हैं वो आर्मेचर है, यानी कि मेन आर्मेचर जिनमें वोल्टेज प्रोड्यूस होता है। देखिए फ्रेंड, ब्रशलेस अल्टरनेटर का चौथा पार्ट यानी कि मेन आर्मेचर, जिनमें से हम वोल्टेज प्रोड्यूस हुए वोल्टेज टर्मिनल बॉक्स तक ले जाते हैं और लोड को सप्लाई करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो आर्मेचर है उसके पेरिफेरल में यानी कि परिधवर्ती भाग में 4 पोल के लिए 440 वोल्ट के लिए वाइंडिंग किया हुआ है, जिनमें से 6 टर्मिनल यानी कि 6 एंड्स निकाल के ये जो टर्मिनल बॉक्स है उसके साथ उसके ऊपर ले लिया है। आप देख सकते हैं कि 1 2 3 और ऐसे जो है 3 छिरा है, दूसरा एक साथ लेके इसको फिर साथ में लगा के न्यूट्रल पॉइंट बना देंगे और RYB वो है वो कोई भी स्विचिंग चाहे ICTP स्विच हो चाहे सर्किट ब्रेकर हो उसको उसके साथ जोड़ दिया जाता है। अब एक कैसे वर्क करता है, तो आगे वाले जो मेन फील्ड था उसमें आपने देखा था कि जब मेन फील्ड को डीसी पावरफुल सप्लाई मिल जाता है तब इसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक रेखाएं प्रोड्यूस हो जाती है। ये जो मैग्नेटिक रेखाएं प्रोड्यूस हो जाती है वो ये जो स्थिर कंडक्टर है उसके द्वारा कटते हैं, तब जाके दोबारा फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के रूल के हिसाब से उसमें वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाती है। तो ये था जनरेटर का सेल्फ ब्रशलेस जनरेटर का चौथा पार्ट है वो मेन आर्मेचर वाला पार्ट, जो कि वो स्टेडी रहता है। अब आपने देखा कि ये जो पूरी रचना थी इसमें कहीं पे भी ना तो फील्ड को सप्लाई देने के लिए स्लिप रिंग की ज़रूरत पड़ी, स्लिप रिंग नहीं है तो ब्रश नहीं है, यानी कि इस रचना में कहीं पे भी फील्ड को सप्लाई देने के लिए या तो आउटपुट वोल्टेज बाहर निकालने के लिए कहीं पे भी रिंग्स या तो कार्बन ब्रश की ज़रूरत पड़ती नहीं है। उसका मतलब ये हुआ कि इस अल्टरनेटर को ब्रशलेस कहा जाता है, इसी की वजह से उसको ब्रशलेस कहा जाता है, क्योंकि ब्रश या तो स्लिप रिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है।
देखिए फ्रेंड्स, ब्रशलेस अल्टरनेटर का एक पांचवा और एक्सटर्नल पार्ट है। ये पार्ट यानी कि ये पार्ट जो है वो अल्टरनेटर का अंदरूनी पार्ट नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल उसकी जो टर्मिनल प्लेट है उसके साथ लगाया जाता है। अब इसका काम क्या है? इसका काम सेम एक जो गाड़ी होती है उसका जो ड्राइवर होता है वो गाड़ी को कंट्रोल करता है, तो सेम इसका काम भी ये जो आउटपुट वोल्टेज होता है उनको कंट्रोल करने का होता है। क्या काम करता है? एवीआर है वो इनकमिंग सप्लाई कहाँ से लेता है? तो एवीआर इनकमिंग सप्लाई जो है वो मेन जो आर्मेचर होता है यानी कि जो वोल्टेज प्रोड्यूस होता है उसी में से वो वोल्टेज लेता है, यानी कि उसमें से वोल्टेज वो जो वोल्टेज लिया उसको सेंस करता है। अब तरह तरह के टाइप के एवीआर आता है। कोई होता है वो सिंगल फेज का होता है, 2 फेज का भी होता है, 3 फेज का भी होता है। आप ही आपने जो लिया है वो सिंगल फेज का है, तो उसको जो आउटपुट वोल्टेज है वो सीधा इसके इनपुट में दे दीजिए। अब इसके जो आउटपुट है F1 और F2 उसमें से लेके जो स्टेशनरी जो फील्ड है एक्साइटर फील्ड है उसको सप्लाई दी जाती है, यानी कि वो इनपुट सप्लाई अल्टरनेटर के आउटपुट में से लेता है और जो एक्साइटर है उसको वो सेंस करके वोल्टेज देता है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है तब ये कम वोल्टेज आउटपुट निकलता है, जैसे वोल्टेज कम होता है तब जाके वोल्टेज ज़्यादा निकलता है, तब जाके करंट बढ़ती है और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है और जो अल्टरनेटर का आउटपुट वोल्टेज है वो पूरा बैलेंस रहता है, यानी कि कंट्रोल में रहता है।